सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई में जुट गए होगे। अब तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी शर्म कर लो। अब तुम्हारे एग्ज़ाम्स इतने ही करीब है कि मेरे को क्या खुद को शर्म आ जानी चाहिए, है ना। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुम लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम्स आ गए हैं और हमें अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, तो लग जाओ डट के। हम भी लगे हुए हैं, आप भी लग जाओ। तो अभी तक की जो क्लासेस हम लोगों ने शुरू करी थी उसमें हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट करा था आपका। ठीक है, जो आपके पार्ट नंबर डी मतलब सेक्शन नंबर डी में जो चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट करके आए थे। ठीक है, आज जो चैप्टर है वो भी आपका पार्ट नंबर डी में ही आएगा। ठीक है, सेक्शन डी में आएगा, डेट इज चॉइस ऑफ टेक्निक। ठीक है, तो अभी पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने कंप्लीट करा था डेट इज कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो चैप्टर चलने लगा वो है चॉइस ऑफ टेक्निक का। ठीक है, तो चॉइस ऑफ टेक्निक, इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बड़े ज़्यादा हैं। और दूसरे नंबर पे इतना आसान चैप्टर है कि मैं क्या बोलूँ। ठीक है, चॉइस ऑफ टेक्निक्स में सिर्फ दो ही चीज़ों के ऊपर बात चलेगी ज़्यादा, कि हमें कैपिटल इंटेंसिव को लेके चलना है या फिर हमें लेबर इंटेंसिव को लेके चलना है। तो इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस में रहेगा। तो ईजिली चैप्टर मतलब काफ़ी आसान चैप्टर है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है और ना ही इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें हैं कि तुम लोगों को समझ में ना आए। थोड़ा सा माइंड यूज़ करना और ऑटोमेटिकली चैप्टर हो जाएगा। सेकेंडली, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में तुम लोगों को एक समरी बना के दी थी कि हर क्वेश्चन के बारे में मैंने बोला था उसके पॉइंट्स लिख लो, तो इस बार आप लोगों को वो खुद से करना है बेटा। मैं यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि अगर हम इसी स्पीड से रहे, बिल्कुल स्लो स्पीड से रहे, तो फिर तो वो रेगुलर लेक्चर की तरीके से हो जाएगा। तो हम तो रिविजन्स कर रहे हैं, तो मैं जितनी हो सके उतनी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारा एंटायर सिलेबस जितना हो सके वो मैं कवर करवाऊँ। ठीक है, तो उसकी समरी जैसे मैंने बनानी आपको लोगों को सिखाई है, तो वो आप लोग यूज़ करो उसमें। और इसके चैप्टर जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है, इसके साथ आप समरी साथ साथ में प्रिपेयर करो, उसकी वो पॉइंट्स लिख लो साथ साथ में, ताकि लास्ट में जब आप लोग रिवाइज करो तो आपको ये सारा कंटेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ के तुम लोगों का काम हो जाए। ठीक है बेटा, तो चलो आज शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा है? वो चॉइस ऑफ टेक्निक। दैट इज, चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब क्या होता है कि आपने प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी भी चीज़ की, तो मेरे पास दो रिसोर्सेज होते हैं बेटा। सबसे पहला रिसोर्स आता है मेरे पास कि मैं लेबर लगा के अपनी क्या कर दूं, प्रोडक्शन कर दूं, या फिर मैं कैपिटल इंटेंसिव लगाऊं। अब सर कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है बेटा? कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि जब भी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीन्स यूज़ करते हो और उसको यूज़ करके तुम लोग क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, डेट इज कैपिटल इंटेंसिव। तो मेरे पास दो टेक्निक्स है, या तो मैं क्या करूं, लेबर इंटेंसिव लगा के काम कर लूं, या फिर मैं कैपिटल इंटेंसिव लगा के चलूं। तो दोनों में से कोई भी टेक्निक लगा के तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। अच्छा, आज ना मेरी ना आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि नारे लगा लगा के ना, बागेश्वर धाम के नारे लगा लगा के आज बस हो गई हमारी। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा भी आया वहाँ पे, लेकिन एक अलग एक्सपीरियंस था। लेकिन क्या करें, आवाज़ का जो गला है वो अब डाउन हो चुका है, तो इसलिए धीरे बोलूँगा, तो थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, आवाज़ के साथ में, तो मेरे को चिल्लाना ना पड़े और तुम लोग भी थोड़ी सी अपनी क्या कहते हैं जो गुफ्तगू है वो कम रखना। ठीक है बेटा, चलो। उसके बाद में टेक्नोलॉजी के साथ में हाँ, तो मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था कि प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास दो टेक्निक्स हैं। ठीक है, एक तो थी अपनी क्या कहते हैं लेबर इंटेंसिव, और एक तो थी हमारी कौन सी, कैपिटल इंटेंसिव। तो दोनों में क्या करना होता है कि हम दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो या तो लेबर इंटेंसिव लगाओ या तो कैपिटल इंटेंसिव लगाओ, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने क्या हैं, नुकसान। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि अगर तुम लोग टेक्नोलॉजी लगाओगे, टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस करोगे, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। क्या हुई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। अरे जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी तुम लोग इंडिया में लेके आओगे, जितनी ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी तुम लोग यूज़ करोगे, तो उतनी ही हमारी कंट्री की क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब वो किस तरीके से बोल रहे हैं कि अगर मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़्यादा लेके आऊँगा, ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम करूँगा, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से लेके जाएगी, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहले ये है, पहला पॉइंट है इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है, जो हमारी टेक्निकल प्रोग्रेस है, अगर मैं टेक्नोलॉजी बढ़िया लेके आता हूँ, ज़्यादा टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करता हूँ, तो उससे मैं अपने इंटेंसिव यूज़ कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ जो भी मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। मतलब जो मेरी कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज मेरे पास पड़े हैं, मतलब हमारी कंट्री में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज, हर कंट्री के पास अपने अपने रिसोर्सेज। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था तुम लोगों को कि जैसे कि तुम्हारी दुबई है, दुबई में नेचुरली क्या मिल रहा है, ऑयल। ठीक है, उनके पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इंडिया में अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ऐसे जापान में अपने नेचुरल रिसोर्सेज। तो हर कंट्री के पास अपने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज
जो कि नेचर ने हमें दिए हुए हैं वो प्रोवाइडेड है। अब उन नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से किस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ, है ना, बेस्ट तरीके से मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा बेस्ट तरीके से मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो मेरे को मेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी मेरे पास होगी उतने ही बढ़िया तरीके से मैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे नेशनल इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होगी, हो जाएगी। तो अगर तुम लोग अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करते हो, बेटा पूरी इकोनॉमिक्स में ना एक पॉइंट रट लो, क्या, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना, ये यही इकोनॉमिक्स का मेन काम होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर टेक्निकल प्रोग्रेस लगाओगे, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आओगे, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी नेशनल इनकम निकल के आएगी। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था यूज़ ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये भी उसके जैसा ही पॉइंट है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल प्रोग्रेस फैसिलिटेट करता है कि हमें डिस्कवर करने के लिए, किसकी डिस्कवरी करने के लिए, यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि हमारे पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें इतनी पोटेंशियल है कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो पहले में था कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, दूसरे में है कि हमें डिस्कवरी करनी है। किसकी डिस्कवरी करनी है, डिस्कवरी करनी है हमें यूज़ ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं क्या वो इतने पोटेंशियल हैं कि हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें या फिर ना कर सकें। ठीक है, तो बस ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। एक पॉइंट भी लिखोगे तब भी चलेगा, दोनों पॉइंट लिखोगे तो तब भी चलेगा। ठीक है, तो पहले में था कि मैं अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करूं, दूसरा मेरे रिसोर्सेज में इतनी पोटेंशियल है कि वो अच्छे तरीके से यूज़ हो सकते हैं, तो ये मुझे टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से पता लगेगा। फिर इम्पोर्ट सब्सिट्यूट, जो चीज़ें तुम लोग बाहर से मंगवाते हो, अगर तुम लोगों के पास बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी तो तुम लोग उसी चीज़ को क्या करोगे, यहाँ पे खुद से बनाना शुरू कर दोगे, तो वो इम्पोर्ट सब्सिट्यूट हो जाएगा। जिसको मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, वही मैं उसका सब्सिट्यूट अब इंडिया में बनना शुरू हो जाएगा और मैं उसको इंडिया से खरीद के उसको यूज़ करूँगा। तो जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके क्या हो जाएंगे, मेरे पास सब्सिट्यूट अवेलेबल हो जाएंगे। समझ लगा? जैसे अभी बाहर के कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कोका कोला है, ठीक है, वो भी बाहर का ब्रांड है, ठीक है, एप्पल वो भी बाहर का ब्रांड है। अगर ये सारी चीज़ें अगर इंडिया में बननी शुरू हो जाए, ठीक है, हम लोग कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है बाहर की चीज़ों के ऊपर, अगर ये सारी चीज़ें इंडिया में बननी शुरू हो जाए तो क्या इंडिया में बनने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे ना, और इससे किसकी डेवलपमेंट होगी, इंडिया की डेवलपमेंट होगी। दूसरा, जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे उन्हीं चीज़ों को अगर हम बनाएंगे तो उसके सब्सिट्यूट हमारे पास अवेलेबल होंगे, और अगर हम सब्सिट्यूट्स अवेलेबल यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री की भी ग्रोथ होगी। तो उन्होंने बोला इंपोर्ट सब्सिट्यूट हो जाएगा, इंपोर्ट फिर कम होना शुरू हो जाएगा अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो। उसके बाद में कंट्रीब्यूट फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन, ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर इंपोर्ट कम करोगे तो एक्सपोर्ट कितना होगा, ज़्यादा ही होगा, तो वो आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो आपको एक्सपोर्ट करने में आपको प्रमोट करेगी। यही पॉइंट लिखा हुआ है। फिर है इंक्रीज इन द कैपिटल फॉर्मेशन, जो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन अभी पिछला पूरा चैप्टर कैपिटल फॉर्मेशन पे पढ़ा गया हो, तो कैपिटल फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी उतनी ही ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा लोगों के पास इनकम आएगी। सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जितना मेरे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी उतनी मेरे पास ज़्यादा इनकम होगी, नेशनल इनकम होगी, और जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतनी ही आगे कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर है ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है बेटा, इंफ्रा का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ पे रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है, ब्रिज हो गया, डैम्स हो गया, फिर आपके जितने भी मतलब आपको कंट्री में जितने भी आपके ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें अगर डेवलप्ड हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में कितनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हम लोग किसी स्कूल में जाते हैं या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं इनका इंफ्रा बड़ा अच्छा है यार, इनकी सीटिंग अरेंजमेंट बड़ा अच्छा है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्होंने बोला कि अगर कंट्री में ज़्यादा बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑटोमेटिकली वो सभी चीज़ों को ग्रो करेगी और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होगा, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलना शुरू हो जाएंगी। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड करती है ग्रोथ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी उतना ही ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तुम लोग पता लग रहा है, हमें लोग पढ़ रहे हैं कि अगर तुम टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगाओगे तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या 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 फ़र्क पड़ेगा उसके ऊपर। समझ आया? अगर मैं टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगाऊंगा तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो पढ़ रहे हैं हम लोग कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी उसके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। फिर आ रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन। पढ़ा होगा अगर कभी ज़िंदगी में, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि इन्होंने
एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कर रहा था, कुछ ऐसे सीड्स फर्टिलाइजर्स लेके आए थे जिससे क्या हुई थी, फार्मिंग में बड़ी ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। मतलब जो लोग फार्मर्स थे उनको, उनके लिए इन्होंने ऐसे HYV सीड्स नाम के कोई सीड्स थे, HYV सीड्स थे, वो हाई यील्ड सीड्स थे। मतलब वो उन सीड्स के थ्रू आप लोग ज़्यादा खेती कर सकते थे। ऐसे सीड्स लेके आए थे, ऐसे फर्टिलाइजर्स लेके आए थे, केमिकल लेके आए थे, जिससे कि प्रोडक्शन बड़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर की बढ़ गई थी। तो ये भी तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही है। एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में, एक नई टेक्निक के साथ में तो आप लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ा दी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किसके थ्रू आई थी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के थ्रू ही आई थी, और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी। फिर चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी छोड़ दो, छोड़ो पॉइंट, चलो कर ही लो यार, छोड़ो। 9 पॉइंट है, मेरे को लगा आगे भी पॉइंट होंगे, पर चलो ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, चेंज इन सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगर तुम लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगाते हो, उससे ये नोटिस किया गया है कि जो सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है हमारा कंट्री का, अंडर डेवलप्ड कंट्री का, स्पेशली किस कंट्री का, अंडर डेवलप्ड कंट्री का, वो चेंज हो जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर, एक तो सोशल और एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। एंड मैन बिकम क्यूरियस टू एक्वायर न्यू आइडियाज़, और एक बंदा क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा नए आइडियाज़ को डेवलप करने की कोशिश करता है। एज सुन एज रेस हिज इनकम लेवल एंड द लेवल ऑफ लिविंग, हिज आउटलुक बिकम मोर प्रोग्रेसिव। इसका मतलब ये है कि जैसे ही एक कंट्री में क्या आती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आती है, ठीक है, एक कंट्री में जैसे ही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आती है, तो एक बंदे की इनकम क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और जब उस इंसान की इनकम बढ़ जाती है तो वो अपने नए इनोवेटिव आइडियाज़ को क्या करता है, प्रमोट करता है। और जितने नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, इनके नई आइडियाज़ जितने आते हैं, वो नई चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और नई चीज़ों को प्रमोट करने के बाद नई लेवल ऑफ इनकम उसकी जनरेट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा इनकम आएगी उसके पास, उतने ही ज़्यादा वो क्या करेगा, अपने नए नए आइडियाज़ को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बढ़ाता हूँ, तो उससे मेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो ये 9 पॉइंट्स थे आपके पूरे के पूरे, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे एक टेक्नोलॉजी आने से आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कैसे बढ़ जाती है। ईजी है, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। चलें आगे। अब इसके 9 पॉइंट्स मैंने बोले हैं, अब इसी 9 पॉइंट्स को तुम लोग क्या करोगे, समराइज करके लिख लो, क्योंकि जितना सुना है तुम लोगों ने वो तो तुम्हें याद रहेगा। अंदर का मटेरियल तो तुम लोग अब बना लोगे, एक बार सुन लिया, लेकिन पॉइंट्स अगर भूल जाओगे तो अंदर का मटेरियल कहाँ से लिखोगे, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। अब मेन चैप्टर शुरू होता है यहाँ से कि टाइप ऑफ टेक्निक्स क्या है, कितने तरीके की टेक्निक्स हैं, ठीक है, कितने तरीके की क्या है, टेक्निक्स हैं। तो एक तो बेटा टेक्निक आती है हमारी लेबर इंटेंसिव, सबको पता है कि या तो लेबर लगाओ या फिर क्या लगाओ, कैपिटल इंटेंसिव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स लगाओ। तो दो तरीके की टेक्नोलॉजी, और इसी के ऊपर आगे पूरा का पूरा चैप्टर चल रहा हुआ है। सबसे पहली चीज़ आ रही है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ लेबर, लिखा हुआ इसने, फेवर आएगा यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ लेबर इंटेंसिव, ठीक है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ लेबर इंटेंसिव। तो लेबर के फेवर में क्या क्या है, अगर तुम लोग ज़्यादा लेबर लगाओगे, मैं तुमसे पूछता हूँ, छोड़ो इसको, लेबर ज़्यादा लगाओगे तो क्या क्या फ़ायदे होंगे एक कंट्री में। अगर तुम लोग ज़्यादा लेबर के साथ में काम कर रहे हो, मतलब तुम लोग कम मशीन्स लगा रहे हो, ज़्यादा लेबर लगा के काम कर रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा होगा पता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है, और तुम लोग घर पे बैठ के चलो कोई ना, ठीक है, और ठीक है, चलो। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी बेटा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो क्या बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज इन द साइज ऑफ मार्केट, मार्केट का साइज भी बढ़ जाएगा। दो चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, क्या इंक्रीज हो रहा है, एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अरे ज़्यादा लेबर लगाओगे, ज़्यादा लोग लेबर लगाओगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। दूसरा, मार्केट का साइज बढ़ जाएगा। अब सर मार्केट का साइज कैसे बढ़ेगा, सुनो, अगर मेरी सोचो ये फैक्ट्री है पूरी की पूरी, ठीक है, ये फैक्ट्री है और बाहर 100 लोग खड़े हैं, क्या खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं। अब मैंने 100 के 100 लोगों को क्या कर रख दिया, अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए रख दिया, ठीक है। मैंने उनको बोला कि तुम लोग आ जाओ और मेरी फैक्ट्री में बैठ के काम करो। अब जैसे मैंने उन 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, क्या उन 100 लोगों के पास में इनकम आने का सोर्स हो गया या नहीं हो गया, ऑब्वियसली सर, ठीक है, पहले वो लोग बेरोजगार थे, जैसे आपने उनको काम पे रखा तो उनके पास इनकम आ गई। तो जब उनके पास इनकम आएगी तो क्या वो मार्केट में जाके चीज़ें खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। तो क्या कल को वो मेरा प्रोडक्ट भी तो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ऑब्वियसली खरीदेंगे। तो क्या मेरी मार्केट बढ़ी या नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। क्यों, क्योंकि पहले वो 100 लोगों के पास पैसा नहीं था,
जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिली तो उनके पास क्या आ गया, पैसा, और जब उनके पास पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरी मार्केट भी क्या कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। तो ये उन्होंने पॉइंट बताया हुआ कि मार्केट कैसे एक्सपैंड करती है, जब आप ज़्यादा लेबर रखते हो तो उस लेबर के पास में इनकम आती है, तो जब वो इनकम आती है तो वो आपके ही प्रोडक्ट लेके क्या करता है, स्पेंड अपनी इनकम करता है। तो इससे आपकी मार्केट का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डन ना बेटा। थर्ड पॉइंट क्या है, सोल्यूशन फॉर द स्कार्सिटी ऑफ द कैपिटल। जहाँ पे तुम्हारे पास पैसे की कमी है, जहाँ ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो क्या मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में काम करूंगा, नहीं, तो फिर मैं किसको लगाऊंगा, लेबर को। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं बड़ी बड़ी मशीन लेके आऊँगा, उनसे काम करवाऊंगा, लेकिन अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो फिर क्या चारा बचा था मेरे पास कि मैं लेबर को लगाऊं और लेबर से पैसा अपना प्रोडक्शन करवाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे की स्कार्सिटी है, यहाँ पे कैपिटल की कमी है, वहाँ पे सोल्यूशन क्या है, वहाँ पे आप लोग लेबर लगाओ। फिर लेस डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन कैपिटल। अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे को इंडिया में भी पैसा नहीं मिल रहा तो मैं किस पे डिपेंड करता हूँ, फिर बाहर फिरंगियों पे, है ना, तो फिर मेरे को बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बाहर के पैसे पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूँ तो फिर मैं किस पे लगाता हूँ, लेबर पे। तो अगर तुम लोग बाहर के पैसे पे डिपेंड कम होना चाहते हो तो तुम लोग कहाँ पे लगाते हो, लेबर पे। तो ये दोनों पॉइंट ना कहाँ पे है, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल में कैसे पढ़ोगे कि अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं, पैसे की कमी है तो तुम लोग लेबर लगा लो। अगर तुम लोग फॉरेन से पैसा लेते थे पहले और अब फॉरेन से भी पैसा नहीं लेना चाहते हो तो फिर किसके ऊपर चले जाओ, लेबर के ऊपर चले जाओ। तो ये दोनों पॉइंट ना कैपिटल की बात कर रहे हैं। बस एक पॉइंट बात कर रहा है इंडिया में रह के पैसे की बात कर रहा है और दूसरा फॉरेन कैपिटल की बात कर रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों के दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में प्राइस स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, अगर तुम लोग लेबर इंटेंसिव लगाते हो तो इससे क्विक प्रोडक्शन होगी, ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स की ज़्यादा सप्लाई होगी, दस प्राइजेस रिमेन इन द असर्ट, ये क्या लिखा हुआ है इसने, रिमेन्स इन द विद द डिमांड एंड प्राइस स्टेबिलिटी इज अश्योर्ड। तो उन्होंने बोला कि जो आपने लेबर इंटेंसिव लगाओगे अगर तुम लोग तो उससे क्या होगी, सप्लाई ज़्यादा किसकी होगी, कंज्यूमर गुड्स की, और जितनी कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई होगी वो उसकी डिमांड के साथ में क्या हो जाएगी, असोर्ट हो जाएगी, कि जितनी सप्लाई उतनी ही डिमांड होगी और प्राइस क्या रहेंगे, स्टेबल। थोड़ा सा बाहर लेके जा रहा हूँ टॉपिक से, कि तुम्हें पता कि आखिर प्राइस कब हिलते हैं, जब डिमांड और सप्लाई आपस में मीट नहीं करती। मैंने बोला 50 चीज़ें चाहिए, 50 यूनिट्स की डिमांड है और सप्लाई भी 50 यूनिट की हो रही है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई के बराबर आ जाएगी, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, स्टेबल। लेकिन अगर मैं डिमांड ज़्यादा कर रहा हूँ और सप्लाई उतनी नहीं है, मैंने बोला मेरे को 50 यूनिट्स चाहिए, वो कहता नहीं यार मेरे पास 20 ही यूनिट्स हैं, मैं कहा नहीं यार मेरे को 50 चाहिए, वो कहता है नहीं मेरे पास 20 ही यूनिट्स है। तो जब मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा, जैसे कोरोना के टाइम में लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन उतनी सप्लाई तो नहीं हो रही थी, तो क्या कर रहा था, प्राइजेस राइज, मैगी के प्राइजेस कहाँ चले गए थे, है ना। मैगी पहले 10 रुपये की थी, 12 रुपये की बिकी थी, है ना, 15 रुपये तक की बिकी थी, मेरे को याद है क्या क्या करा था हम लोगों ने, है ना। तो उस वक्त उन्होंने बोला कि प्राइस स्टेबिलिटी रखने के लिए क्या होता है कि जब भी आप लेबर इंटेंसिव लगाते हो तो डिमांड को सप्लाई के अकॉर्डिंगली आप लोग चलाते हो, जिससे कि प्राइस क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है रिडक्शन इन द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम। रिडक्शन इन द इनइक्वालिटी ऑफ द सच टेक्निक्स tend to raise the income level and readily large number of low income of the worker, the increase in the employment production consumption। इसमें आप सिर्फ ये याद रखो कि अगर तुम लोग लेबर के साथ में काम कर रहे हो तो जब लेबर के साथ में काम करोगे तो ऑटोमेटिकली लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, और जब लेबर भी एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी तो लेबर भी पैसा कमाना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। और जब लेबर के पास में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली वो भी रिच की कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर वो बंदा बेरोजगार रहेगा तो वो कहाँ से इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए हमें जो इनइक्वालिटी, किसकी इनइक्वालिटी, इनकम की इनइक्वालिटी, उसको खत्म करने के लिए हमें लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतनी ही एम्प्लॉयमेंट होगी, और जितनी एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ही आपका इनइक्वालिटी लेवल जो है वो खत्म होगा। समझ आया। तो अगर एक इंसान काम कर रहा है और कोई भी इंसान बेरोजगार बैठा है तो कहाँ पे इन दोनों का मेल हो पाएगा, नहीं ना। लेकिन अगर दोनों काम करेंगे तो ऑटोमेटिक जो इनइक्वालिटी इनकम की है वो रिड्यूस होना क्या हो जाएगी बेटा, शुरू हो जाएगी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सेविंग्स ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल ओवरहेड्स। इसको काट दो, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट रहने दो, इस पॉइंट को रहने दो। ठीक है, चलो तो 6 पॉइंट भी करोगे
तो ये थे इसके फेवर में बातें। फेवर में बातें मतलब कि अगर मैं लेबर के साथ में काम कर रहा हूँ तो क्या फ़ायदा होगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है मार्केट इंक्रीज़ हो जाएगी, मार्केट का साइज़ इंक्रीज़ होएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट कैपिटल के साथ रिलेट करता था कि अगर कैपिटल की कमी है वहाँ पे लेबर लगाओ, अगर मैं फॉरेन की कैपिटल से कम पैसा लेना चाहता हूँ तो वहाँ पे हम लोग लेबर इंटेंसिव लगाएंगे। फिर प्राइस को स्टेबल करने के लिए और इनकम इनक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, इनकम इन इक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए मैं क्या लगाता हूँ, लेबर इंटेंसिव यूज़ करता, ठीक है। हेलो, सो अब बात आती है बेटा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लेबर इंटेंसिव की। तो अभी हम लोगों ने फेवर के बारे में तो पढ़ लिया, अब अगेंस्ट के बारे में देखना। अगेंस्ट का मतलब होता है कि हम लोगों ने उनके अच्छाई के बारे में तो बात कर लिया। अगर मैं लेबर इंटेंसिव यूज़ करता हूँ तो उससे क्या फ़ायदा होगा ये तो हम लोगों ने पढ़ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं लेबर इंटेंसिव यूज़ करता हूँ तो उसके नुकसान क्या है, अब हमें क्या याद करना है, नुकसान। कि हम लोगों ने फ़ायदा देख लिया, अब उसकी बुराई भी करनी है। क्या करनी है, उसकी बुराइयाँ करनी है। तो देखो भर भर के बुराइयाँ करी हुई हैं इन्होंने। देखो सबसे पहले इन्होंने बोला कि अगर तुम लोग लेबर इंटेंसिव, अब दिमाग में यूज़ करना कि आप अपनी फैक्ट्री खोल के बैठे और सारी जगह पे लेबर लगी हुई है, और हर जगह अगर लेबर लगेगी तो क्या नुकसान होगा, ठीक है। अगर हर जगह पे लेबर लगेगी तो क्या नुकसान होगा, तो उसकी बातें अगर हम लोग अब पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है बेटा लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट का मतलब है कि जो आपकी लेबर है वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। जो आपकी लेबर है वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती, वो डिपेंड करती है हर एक पर्सन के स्किल्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थी वो कितना है, ठीक है, और वो कितना डिसिप्लिन्ड है। मतलब हर पर्सन, जो भी मैं लेबर लेके आ रहा हूँ, हर एक लेबर जो है वो अपने में क्या है, अलग तरीके से बिहेव करती है। ऑटोमेटिकली बेटा हर किसी की साइकोलॉजी अलग है ना। अगर मैं ह्यूमन इंटेंसिव यूज़ कर रहा हूँ, मैं लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहा हूँ, तो हर एक की लेबर क्या है, अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। उसकी स्किल्स अलग है, उसको एजुकेटेड है या नहीं है, ठीक है, वो हेल्थी है या नहीं है, तो ये डिपेंड करता है। तो हर एक पर्सन एफिशिएंट नहीं होता। अगर मैं आज 10 लोगों को भर्ती करूं अपनी कंपनी में या अपनी फैक्ट्री में, तो क्या 10 बंदे इक्वल एफिशिएंट होंगे? नहीं। क्या पता एक पर्सन ज़्यादा काम करने वाला और दूसरा पर्सन कम काम करने वाला हो। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इट्स एफिशिएंसी। तो उन्होंने बोला कि जब भी हम लोग लेबर एफिशिएंसी यूज़ करते, लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हर एक बंदा इतना एफिशिएंट नहीं होता। दूसरा होता है इंक्रीज इन प्राइसेस। ऑटोमेटिकली बेटा हैंडमेड चीज़ें क्या होती है, महंगी। जब भी लेबर लगेगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी चीज़ की, और जो प्राइसेस क्या कर देगी, हाई कर देगी, ठीक है। तो इतनी टेक्निकल चीज़ें, अगर हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स यूज़ करेंगे, तो उसमें बल्क में प्रोडक्शन करेंगे। जितनी बल्क में प्रोडक्शन होगी उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब आप लेबर लगाते हो तो लेबर के केस में क्या होता है, लेबर में के केस में क्या होता है, लेबर इंटेंसिव में आप लोग क्या करते हो, हैंडमेड चीज़ें बनाते हो, और वो जो चीज़ें लेबर बना के देती है वो इतनी ज़्यादा बल्क में नहीं होती। तो जब चीज़ें ज़्यादा बल्क में नहीं होगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगी, जिसके कारण प्राइसेस क्या हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला लेबर इज़ देयर टू वर्ड द चीफ, बस यही है। लेबर क्यों क्यों महंगी होती है, क्योंकि उनकी हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी, ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो वो प्रोडक्शन करके देते हैं वो लो होती है, इसलिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं। एंड फेल टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ ग्रोथ। अच्छा ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, हाँ ये थर्ड पॉइंट नेक्स्ट है। तो इस कारण क्या होती है, लेबर महंगी होती है, ठीक है। तो वो प्राइजेस क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। तो पहला पॉइंट पड़ा कि अगर मैं लेबर यूज़ करूंगा तो वो एफिशिएंट नहीं है। दूसरा, वो प्राइजेस क्या कर देती है, मेरे इंक्रीज करके देगी, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर तुम लोग लेबर लगाओगे तो फेल टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि तुम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो मैक्सिमाइज करने में फेल हो जाओगे। मतलब अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो कौन सी टेक्निक मेरे को ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगी, लेबर या कैपिटल? लेबर या कैपिटल? कैपिटल है ना। तो कैपिटल मतलब कि जब मैं मशीन्स लगाऊंगा तो वो मेरे को ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगी एज कम्पेयर टू लेबर। तो यही इन्होंने बोला कि जो लेबर इंटेंसिव है वो आपकी उस ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाएगी जो ग्रोथ तुम्हारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करके देगी। तो फेल टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेबर इतनी ज़्यादा क्या होती है, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करके देती, इसलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो इतना आउटपुट जनरेट नहीं कर पाती जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मैक्सिमाइज हो सके। बस ये चीज़ है यहाँ पे, डन। चलो इजी पॉइंट था। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वुड नॉट एबल टू प्रमोट
हैवी इंडस्ट्री, जो लेबर टेक्निक है, जो लेबर आप यूज़ कर रहे हो वो हैवी इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री का मतलब होता है जो लार्ज स्केल पे काम करते हैं, जो बड़े बड़े मशीन्स के साथ में काम करती है। तो जो आपकी हैवी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे लेबर, हर जगह पे लेबर काम नहीं कर सकती, वहाँ पे मशीन्स तो चाहिए होती हैं। तो इसलिए वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं करती, क्योंकि ओवरऑल का मतलब होता है जब आपकी पूरी कंट्री में ग्रोथ चल रही है। तो कहता अगर मैं सारी जगह पे लेबर लगाऊंगा तो हैवी इंडस्ट्री में भी लेबर से काम करना पड़ेगा, और अगर हैवी इंडस्ट्री में भी सिर्फ लेबर काम करेगी तो वो हैवी इंडस्ट्री में वो काम नहीं हो सकते जो काम एक मशीन करके देगी। तो इसलिए ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और अनस्टेबल है किसके लिए? मॉडर्नाइजेशन के लिए। बेटा आजकल आपको सभी को पता है किसका ज़माना है? कंप्यूटराइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन का। हर एक चीज़ एआई पे चली गई है, हर एक चीज़ आजकल कंप्यूटर पे चली गई है ना। तो जो पहले वो चाचा जी होते थे, है ना, बैंक में जाते थे तुम लोग, वो चाचा जी बैठे होते थे ना, तो वो क्या करते थे, ऐसे चश्मा नीचे करते थे और फिर वो पढ़ते थे, ठीक है, और सारी एंट्री वहाँ पे बुक्स में रिकॉर्ड करते थे। लेकिन आजकल क्या कुछ ऐसा होता है? नहीं सर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी कोई भी डिपॉजिट कराते हैं, कुछ भी, जब पैसा निकलवाते हैं, और सारा का सारा सिस्टम कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होता है? कंप्यूटर में। अब बताओ उन चाचा जी को, अगर उन चाचा जी को मैं बोलूं कि आप लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करोगे, वही मैनुअल मतलब पुराने वाला सिस्टम यूज़ करोगे, तो क्या उस लेबर इंटेंसिव टेक्निक में, ठीक है, उस लेबर इंटेंसिव टेक्निक में, सिर्फ लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या ये पॉसिबल है कि ज़्यादा एंट्रीज रिकॉर्ड हो पाएंगी? नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से जो पहले काम लेबर करती थी, आज वो रोबोटिक काम हो गया। जैसे कार की एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, कार बनानी होती है, तो कार बनाने के लिए हर जगह पे लेबर थोड़ी लगी हुई है, आजकल तो वो रोबोट्स लगे हुए हैं, 1 मिनट में पता नहीं कितनी कार बन के निकल जाती है ना। तो वो सारी काम क्या कौन करके दे रहा है? कंप्यूटराइज का ज़माना, आजकल मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, वहाँ पर सिर्फ लेबर लगा के आप लोग काम नहीं कर सकते। तो ये सुटेबल वहाँ पर नहीं बैठती जहाँ मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी यहाँ पे बेस्ट है, वहाँ पे लेबर बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जहां पे तुम्हारी जो लेबर है वो कैपिटल इंटेंसिव के मुताबिक अच्छी नहीं है। तो अगेंस्ट में बातें करें कि अगर मैं लेबर इंटेंसिव लगाऊंगा तो क्या क्या नुकसान हो गए, या क्या क्या उसके अलग अलग क्या होंगे, डिसएडवांटेज होगी। तो पहला, एफिशिएंट नहीं होगी मेरी लेबर प्राइजेस इंक्रीज कर देगी। फिर उसके बाद मैं उस ग्रोथ तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तक जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज में लेबर काम नहीं करती। और लास्ट में है अनस्टेबल है मॉडर्नाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन। मतलब आजकल का जो जमाना चल रहा है, आजकल के एरा में, ठीक है, सिर्फ लेबर के साथ में चलना इट इज़ नॉट पॉसिबल। बस, तो ये थे अगेंस्ट में बातें। अब सेम चीज़ जैसे तुम लोगों ने लेबर के बारे में पढ़ा, अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है कि अब कैपिटल के बारे में पहले उसके बारे में गुणगान गाएंगे उसके, ठीक है, अच्छी बातें करेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ी सी बुरी बातें करेंगे। तो सबसे पहले उसके फेवर में देखते हैं कि अगर तुम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाते हो, मतलब तुम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हो, ज़्यादा मशीन्स लगाते हो, ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हो, तो तुम्हें फ़ायदे क्या होंगे, और उसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में चलेंगे तो उसके नुकसान क्या होंगे। तो बस यही चीज़ है, ईजी। अब ठीक है, सबसे पहला एफिशिएंट प्रोडक्शन, बढ़िया प्रोडक्शन होगी। क्या पढ़ाऊंगा फिर इसमें, ठीक है, अगर तुम लोग कैपिटल इंटेंसिव लगाओगे तो आप लोग एफिशिएंट और प्रोडक्टिविटी जो है उसको रेज कर सकते हो। तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी निकल के आएगी, उससे कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। तो 2 पॉइंट, इसी के 2 पॉइंट भी बना सकते हो, ठीक है। कॉस्ट रिड्यूस होगी, अब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो डिक्रीज किसके होंगे? प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे? प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे। तो इन्होंने बोला सबसे पहले होगी एफिशिएंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, और दूसरा प्राइजेस क्या हो जाएंगे बेटा? डिक्रीज हो जाएंगे। प्राइजेस क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करेगी? कम हो रही है। बट ये सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं ये मोबाइल बना रहा हूँ, अगर मैं मोबाइल बना रहा हूँ और इस मोबाइल को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसकी कॉस्ट लगा लो 5000 इसकी कॉस्ट है। अगर 5000 इसकी कॉस्ट है, अब मैं जितने भी इसको बेचूंगा वो मेरा ऊपर का क्या है? मेरा प्रॉफिट है। तो जितनी कम इसकी कॉस्ट होगी उतना ही ज़्यादा मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो इन्होंने यही बोला कि अगर तुम लोग कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करते हो तो वहाँ के प्राइजेस कम करने में भी ये हेल्प करती है। फिर मोर कैपिटल फॉर्मेशन, जितनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाओगे उससे उतना ही क्या होगा बेटा? कैपिटल फॉर्मेशन। चैप्टर आएगा तुम्हें, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन का, ये पढ़ लिया कैपिटल फॉर्मेशन वाला। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? चॉइस ऑफ टेक्निक ना, हाँ, इसके पीछे वाला कौन सा था? कैपिटल फॉर्मेशन ही तो था। हाँ, अरे मैं भूल जाता हूँ, मेरे को तो बड़े सारे लेक्चर हैं, तुम तो याद रखो। तो कैपिटल फॉर्मेशन तो क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन में इन्होंने कि अगर मैं ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाऊँ, ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक यूज़ करूँगा तो उससे क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन में ज़्यादा हेल्प होगी। अब सर कैपिटल फॉर्मेशन क्या था? पूरा चैप्टर उसके ऊपर था बेटा, इन्वेस्टमेंट। अगर मैं 10 मशीन लगा रहा हूँ तो क्या मेरी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन। तो उन्होंने बोला जितनी आप लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी कैपिटल फॉर्मेशन होती रहेगी।
ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, ये शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, मतलब आने वाले कई सालों तक तुम्हें कैपिटल इंटेंसिव क्या देगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी जिसमें आपकी नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी और सेल्फ सस्टेन तुम हो जाओगे, क्या हो जाओगे, सेल्फ सस्टेन। मतलब जो आप लोग बाहर से मंगवाते हो, बाहर मतलब अब्रॉड से मंगवाते हो, फॉरेन से मंगवाते हो, बाद में तुम लोग वही चीज़ें अपनी खुद से अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना शुरू कर दोगे, दैट इज सेल्फ सस्टेन हो जाओगे। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सा बेनिफिट देती है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। फिर मोर एम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या करती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवा के देती है। जब मैं ज़्यादा कैपिटल लगाऊंगा, ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाऊंगा, उससे क्या होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इनिशियल स्टेज पे, इट विल लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द लार्ज स्केल बिकॉज ऑफ द लेस वर्कर रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, अगर मैं ज़्यादा मशीन्स लगाऊंगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे उनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। अब सुनो एग्जांपल देखते हैं। मैंने फैक्ट्री में पहले 10 लोग लगाए हुए थे, अब 10 लोगों की जगह मैंने जब मशीन लेके आऊँगा तो क्या उन 10 बंदों की रिक्वायरमेंट है या एक दो बंदे की रिक्वायरमेंट है जो उस मशीन को चलाएंगे और काम कर देंगे। तो फिर सर क्या करेंगे हम लोग, मैंने क्या करा, जब मैंने मशीन लेके आया तो मैंने 8 बंदों को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्या वो 8 बंदे मेरी मशीन आने के कारण अनएम्प्लॉयड हो गए या नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। तो कहता है शॉर्ट रन में देखा जाए तो जब हम लोग ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेके आते हैं स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट पे, वो क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा देती है, तो वो तो हमें पता है। एंड लेस वर्कर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो हमें वर्कर क्या चाहिए, लेस वर्कर आर रिक्वायर्ड। बट इन लॉन्ग रन, अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन की, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर क्रिएटेड, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम। तो बता कहता कि जब शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में तो उन्होंने बाहर निकाल दिया उनको लोगों को, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग रन में इनको उन्हीं लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब ये लोग ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, जब ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए भी तो ज़्यादा इंप्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ेगी कल को, तो वो भी तो उन मशीन्स के ऊपर आगे काम करेंगे। पहले मेरे पास एक मशीन थी तो 2 बंदे काम कर रहे थे, अब मेरे पास 2 मशीन है तो 4 बंदे मेरे को और चाहिए उसके ऊपर काम करने में। तो इन्होंने शॉर्ट में ये बताया कि इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज पे तो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट क्या कर देती है, कम, लेकिन लॉन्ग रन में तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट फिर से क्या कर देती है, बढ़ा देती है। बस ये चीज़ थी कि मोर एम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखें तो कम एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चलेंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर इनकरेज करता है एंटरप्रेन्योर को, बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर आगे आके उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और अपना प्रॉफिट कमाएंगे नए नए बिजनेसेस खोल के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर को इनकरेज कौन करता है, अपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या इस्टेब्लिश करती है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के साथ में चलना, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में तो लेबर नहीं ना चलती। अभी पढ़ा तुम लोगों ने पीछे कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे हर जगह लेबर काम नहीं करती, वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चाहिए। तो उससे जब वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आएगी तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या करना पड़ेगा, डेवलप, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में अगर मशीन्स काम कर रही हैं तो वहाँ पे सारी फैसिलिटियाँ देनी पड़ेगी, जैसे कि पावर वहाँ पे होनी चाहिए, रोड्स वहाँ पे होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन पूरा अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँचेंगी तभी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वहाँ पे यूज़ हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट किसकी करा के देती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवा के देती है। तो ये कुछ फीचर्स के फ़ायदे थे, ठीक है, किसके, अपने कैपिटल इंटेंसिव के, कि अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव, अगर मैं मशीनरी लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ बेटा, मशीन्स लगाता हूँ, उस मशीन लगाने के मेरे को क्या क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो ये उसके फेवर में बातें करी हैं। एंड द लास्ट वन इज आर अगेंस्ट के में आते हैं, ठीक है, अगेंस्ट की बातें कि अब बहुत उसकी अच्छाई कर रही, अब उसकी बुराई करते हैं कि अगर मैं सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव लगा के चलता हूँ तो फिर क्या होगा, उससे क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, ठीक है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। फिर इन इक्वालिटी आएगी, क्या आएगी, इन इक्वालिटी। अब सर इन इक्वालिटी कैसे आएगी, देखते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा एंड इंक्रीज इन इक्वालिटी, और उससे क्या होगी, इन इक्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इन इक्वालिटी किसकी आएगी, इनकम की एंड वेल्थ की। Since it requires huge investment, it is applied the factor owned by the capitalist, and the capitalist get a large share of production in the profit, and the laborer get a small portion of the productive and wages। क्या बात है, इन्होंने बोला एक मिनट को, लार्ज शेयर एज प्रॉफिट, ये किनकी बातें चल रही है, ये चल रही है कैपिटलिस्ट की, और गेट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट,
एज वेजेस। क्या बोला उन्होंने? इन्होंने बोला कि आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो, क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी इंक्रीज। अब ये इन्होंने कैसे पॉइंट बनाया, देखो इनइक्वालिटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी। कहता कि जब कैपिटल इंटेंसिव आएगी, मतलब जब मशीन्स आएगी, तो मशीन कौन लेके आएगा? जो लोग ऑलरेडी रिच हैं, जो लोग ऑलरेडी क्या है, रिच हैं, उनके पास पैसा है, तो वो लोग मशीन लेके आएंगे और मशीन को अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है सर, जब मशीन उनकी फैक्ट्री में इंस्टॉल हो जाएगी तो क्या उससे आने वाला जितना प्रॉफिट है वो भी कौन खाएगा? कल को रिच ही खाएगा। तो वो ज़्यादा पोर्शन जो उसका है वो किसके पास चला जाएगा? रिच के पास में। और जो जिन लोगों ने इनके ऊपर काम करके प्रोडक्ट बनाया है उनको फिर आ जाके क्या मिलता है? बस वेजिस। और वेजिस क्या मिलती है? लो। तो उन्होंने ये पॉइंट बोला है कि जो लोग अगर कैपिटल इंटेंसिव के साथ में चलेंगे तो रिच और रिच हो जाएंगे, क्योंकि वही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेके आएंगे और ज़्यादा का ज़्यादा प्रॉफिट उनके पास में ही चला जाएगा। और बेचारे जो लेबर है उनको क्या मिलेगा? आ जाके वेजिस, और वो भी कौन से रेट पे? कम रेट पे। तो एक इन इक्वालिटी आ जाएगी कि रिच और रिच हो जाएंगे और गरीब हो जाएंगे। दैट इज इन इक्वालिटी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फिर क्या है? एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी पढ़ा था तुम लोगों ने? बीओपी का मतलब क्या होता है? पिछले साल तुम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट, छोटी सी बात बता देता हूँ तुम्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसे का लेन देन होता है कि अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो मेरे को पे करना पड़ेगा बाहर, और अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो वहां से रिसीव करूंगा पैसे। इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कहता है जो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो एडवर्स आएगा। एडवर्स का मतलब नेगेटिव आएगा। सर कैसे? अरे जो टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है वो मैं कहाँ से मंगवाऊंगा? बाहर से। और जब मैं बाहर से मंगवाऊंगा तो पैसे इंडिया से कहाँ जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। और जब बाहर जाएंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चले जाएगा? नेगेटिव। उसको एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो बस यही बोला उन्होंने कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या जो भी कंट्री इंपोर्ट करेगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, उसको पैसा भेजना पड़ेगा बाहर, और जितना पैसा बाहर जाएगा उससे बीओपी क्या हो जाएगा? एडवर्स चला जाएगा। फिर हाई मेंटेनेंस को होता है बेटा, ऑटोमेटिकली जब कैपिटल इंटेंसिव लगाओगे तो ज़्यादा क्या लेके आओगे? मशीन। और मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होती, जितनी रिपेयर मेंटेनेंस होगी उसकी क्या रहती है? हाई मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है। तो वो बड़ा ज़्यादा क्या हो जाता है? कॉस्टली। क्या हो जाता है? कॉस्टली चलता है। और लास्ट में उन्होंने बोला है इंपॉर्टेंस वेस्टफुल ऑफ द कैपिटल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इस पॉइंट को, बस लास्ट पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एन इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज दैट इट इन्वॉल्व वेस्टफुल यूज ऑफ मेजर कैपिटल रिसोर्सेज। अच्छा, कहता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे तो उससे कैपिटल रिसोर्सेज, बहुत सारे कैपिटल रिसोर्सेज का वेस्टफुलनेस होता है। अब वो कैसे होता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेस्टेज कैपिटल since it used too intensively in narrow sector and require ignoring opportunity for profitable investment। कहता अगर मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आता हूँ, क्या लेके आता हूँ बेटा? मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आता हूँ, और मैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा हूँ ताकि वो कंट्री डेवलप्ड हो जाए। लेकिन अगर मैं ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूँ जो किसी के समझ में ही नहीं आ रही और ना ही कोई पर्सन उसको अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा है, समझ आया? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके जो किसी के पल्ले भी नहीं पड़ रही और ना ही उस टेक्नोलॉजी को कोई पसंद कर रहा है, ना ही उस टेक्नोलॉजी के साथ में कोई भी बंदा कंपैटिबल है, मतलब ना ही कोई बंदा उस तरीके को यूज कर सकता है। अगर उसको यूज ही नहीं कर पाए अच्छे तरीके से तो जितना पैसा मैंने उस मशीन में लगाया क्या वो वेस्ट हो गया या नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि उसी पैसे को मैं कहीं और इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता था। तो कई बार आपके रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं अगर तुम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री में कोई ऐसी मशीन, ऐसा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेके आते हो जो कि अडेप्टेबल नहीं है, जो कि हर जगह यूज में नहीं है, जो इंटेंसिवली नैरो सेक्टर्स में यूज कर रहे हैं, जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं वहां भी तुम लोग इतनी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कि यूज करने के लायक नहीं है। तो फिर उससे क्या होगा? आपके जो रिसोर्सेज है वो क्या हो जाते हैं? वेस्टफुल होने शुरू हो जाते हैं। एंड लास्ट क्या लिखा हुआ? इम्प्रैक्टिकेबल। इसको छोड़ दो, कोई काम का नहीं है यहाँ। ठीक है, ये रीड कर लेना अगर करना होगा। वैसे 5 पॉइंट भी कर लोगे तो बहुत है। तो कैपिटल इंटेंसिव में आर्ग्यूमेंट्स और फेवर हम लोगों ने पढ़े, और लेबर इंटेंसिव में हम लोगों ने आर्गुमेंट और फेवर पढ़े हैं। बस यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो जाता है। हाँ, इसके बाद एक नया जो थोड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में ले लूँगा। उसके बाद में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। डी पार्ट को हम बड़े अच्छे से, बड़े स्लोली तरीके से चलेंगे, चाहे हमें थोड़े लेक्चर्स ज़्यादा लग जाए, क्योंकि डी पार्ट में तुम लोग क्या करोगे? डी पार्ट में से तुम लोगों के 2 क्वेश्चन उठाने हैं और 40 नंबर इसी में से लेके आओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चैप्टर 3 है और कंटेंट क्या है? कम है। ठीक है, चैप्टर भी 3 है तो कंटेंट क्या होगा? कम होगा। और कम कंटेंट पढ़ के अगर तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है तो ऑब्वियसली तुम लोग इसी के थ्रू जाओ और इसी के तरीके से पढ़ो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खूब खूब पढ़ो और खूब खूब आगे बढ़ो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।